कंबशन और फ्लेम, ये सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं कि कंबशन क्या होता है और फ्लेम क्या होती है, फ्लेम की डिफरेंट जोन्स क्या होती हैं, उनको हम किस तरह से क्लासिफाई करते हैं। तो आज की जो अपनी वीडियो रहने वाली है उसके अंदर हम पढ़ेंगे कंबशन एंड फ्लेम की टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज। सो वेलकम टू द न्यू वीडियो क्लास 8। आज हम कवर अप करेंगे किस तरह के इंटरनल क्वेश्चंस अराइज होते हैं कंबशन एंड फ्लेम चैप्टर से। फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन तो यही आ जाता है कि डिफाइन करो कंबशन क्या होता है। जनरल सी बात है, जब हम किसी भी फ्यूल को बर्न करते हैं और वो बर्न करता किसकी प्रेजेंस में, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, और वो प्रोड्यूस करता एनर्जी। वो हीट एनर्जी भी हो सकती है, लाइट एनर्जी भी हो सकती है। तो जो रिएक्शन ऑफ फ्यूल विद ऑक्सीजन प्रोड्यूसिंग एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड लाइट, ये क्या कहलाता है? कंबशन कहलाता है। और जो रिएक्शन अकर होती है उसको बोलते हैं हम कंबशन रिएक्शन। ये बहुत इजी क्वेश्चन है, इसमें कोई भी डाउट नहीं बनता। दूसरा क्वेश्चन आ जाता है कि हमें ये तो पता है कि कंप्लीट कंबशन क्या होता है, इनकम्प्लीट कंबशन क्या होता है। तो उसी के अकॉर्डिंग ये पूछा जा सकता है ना कि डिफरेंशिएट कीजिए कंप्लीट एंड इनकम्प्लीट कंबशन में। देखो नाम से ही पता लग रहा है, क्या जब कोई भी सब्सटेंस कंप्लीटली बर्न होता है और प्रोड्यूस करता है मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, वो इट डजंट मैटर व्हाटएवर काइंड ऑफ एनर्जी इट इज। और इनकम्प्लीट में जब क्या हो, एक तो क्या जो सब्सटेंस है वो कंप्लीटली कंबस्ट ना होता हो, और दूसरी बात वो कंबस्ट हो भी जाए तो वो एनर्जी 100% ना प्रोड्यूस करता हो। तो देखिए कंप्लीट कंबशन में क्या हो सकता है, व्हेन अ फ्यूल अंडरगोज कंप्लीट कंबशन and it releases the maximum amount of energy from the fuel being burned। ठीक है, लेकिन अगर बात करें इनकम्प्लीट कंबशन में, उसमें क्या होता है, जो रिएक्शन होती है ऑक्सीजन और फ्यूल के बीच में होती है, लेकिन जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो क्या बढ़ते हैं उसमें, कार्बन मोनोऑक्साइड, वाटर एंड दी कार्बन। तो इसका मतलब अलग अलग तरह के जो प्रोडक्ट्स फॉर्म कर रहे हैं, तो इसका मतलब वो एनर्जी कंप्लीट प्रोड्यूस नहीं करेगा। ये बात हमें क्लियर होगी कंप्लीट एंड इनकम्प्लीट कंबशन से। इसी के रिगार्डिंग ये क्वेश्चन भी बन सकता है कि डिफाइन द कंबस्टेबल एंड द इनकम्बस्टेबल सब्सटेंसेस। वो तो आसान सी बात है, जो सब्सटेंसेस कंप्लीटली बर्न हो जाते हैं, जो फायर कैच कर लेते हैं, वो होते हैं कंबस्टेबल सब्सटेंसेस। जो इजीली बर्न नहीं होते या जो कैच नहीं करते फायर को इजीली, वो होते हैं नॉन कंबस्टेबल सब्सटेंसेस। चलो इसको तो छोड़ो, उसके बाद आ जाते हैं जो कंबशन के लिए क्या क्या कंडीशंस नेसेसरी होती हैं। सबसे पहली बात देखिए, हमारे पास जो भी फ्यूल है जिसको हमें बर्न करवाना है वो क्या होना चाहिए, कंबस्टेबल। मींस टू से वो फायर कैच करता हो, वो आग पकड़ता हो और उसके बाद वो बर्न होता हो। क्योंकि अगर ऐसा नहीं होगा तो क्या होगा, फ्यूल एनर्जी प्रोड्यूस कैसे करेगा जब वो बर्न ही नहीं होगा। तो एक तो बात हो गई जो सब्सटेंस वो कैसा होना चाहिए, कंबस्टेबल। दूसरी बात क्या होनी चाहिए, जो प्रॉपर सप्लाई होनी चाहिए ऑक्सीजन की, क्योंकि तभी तो कंप्लीट कंबशन हो पाएगा, वरना कंप्लीट कंबशन नहीं होगा और एनर्जी जितनी प्रोड्यूस होनी चाहिए वो नहीं होगी। तीसरी बात क्या आती है, जो भी हम सब्सटेंस यूज कर रहे हैं उसका क्या होना चाहिए, उसका पर्टिकुलर इग्निशन टेम्परेचर होना चाहिए, ताकि हम उसको इजीली बर्न करवा सके और उसमें से एनर्जी को प्रोड्यूस करवा सके। तो ये क्या हो जाती है, कंडीशंस हो जाती है नेसेसरी, जो कंबशन के लिए जरूरी होती हैं। इनको आप यहां से नोट डाउन भी कर सकते हैं, इसमें भी कोई डाउट नहीं बचता। दूसरी बात आ जाती है फिर कि कैरेक्टरिस्टिक्स, जो प्रॉपर्टीज है गुड फ्यूल की, आइडियल फ्यूल की क्या होती है। देखो, एक फ्यूल जो हमें आसानी से अवेलेबल हो जाता मार्केट में और दूसरा फ्यूल जो अवेलेबल नहीं होता, तो उसमें कौन से को गुड मानेंगे हम, जो इजीली अवेलेबल हो जाता उसको। दूसरी बात देख लेते हैं, एक जो क्या हो, ज्यादा चीप हो, सॉरी ज्यादा महंगा ना हो, वो चीप रेट का मिलता हो, वो क्या, उसको हम क्या कहेंगे, गुड फ्यूल कहेंगे। तीसरी बात क्या आती है, अगर हम किसी पर्टिकुलर फ्यूल को इजीली स्टोर कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करते उसके स्टोरेज में, उसको क्या कहेंगे, उसको हम आइडियल फ्यूल या गुड फ्यूल कहेंगे। और क्या हो, वो ऐसा नहीं हो कि वो फ्यूल एकदम से बर्न हो जाए, वो मॉडरेट रेट पर बर्न होता रहे, वो भी क्या रहेगा, गुड फ्यूल रहेगा। तो इसी अकॉर्डिंग हम ये मेंशन नहीं कर सकते। एक तो क्या वो रेडिली अवेलेबल होता हो, दूसरा क्या होता है वो चीप मिलता हो, मतलब ज्यादा हाई कॉस्ट का ना हो, और उसको स्टोर करने में और ट्रांसपोर्ट करने में भी कोई प्रॉब्लम ना होती हो, और वो क्या हो, बर्न होता हो एक मॉडरेट रेट पे, स्टैंडर्ड रेट पे बर्न होता हो, और वो प्रोड्यूस करता हो लार्ज अमाउंट ऑफ हीट, और उसके बाद वो पीछे अपने पीछे बिहाइंड अनडिजायरेबल वेस्ट को ना छोड़ता हो, ठीक है, सेडिमेंट्स को ना छोड़ता हो, और उसके साथ साथ वो पोल्यूशन भी कोज ना करता हो। तो इस तरह के क्वेश्चन में हमें आए तो ये प्रॉपर्टीज हमें पता है, लेकिन हमें क्लियर क्या करना कि हाउ टू रिप्रेजेंट सच काइंड ऑफ प्रॉपर्टीज। तो इसके लिए हम ये पॉइंट्स का यूज कर सकते हैं, ये बहुत इजी कंसेप्ट था। उसके बाद बात आ जाती है जो हार्मफुल इफेक्ट्स होते हैं किसके, जो भी हम फ्यूल्स को बर्न करते हैं।
ये वो बात है, जब हम किसी भी फ्यूल को बर्न करते हैं तो उसमें से बहुत सारी क्या होती है, हार्मफुल गैसेज प्रोड्यूस होती है। तो अब ये हमें पता है, जो भी हार्मफुल गैसेज प्रोड्यूस करेंगी वो एटमोस्फेयर के अंदर जाएंगी और उसमें एयर के अंदर मिक्सअप होकर जब कोई भी रेन होगी तो वो एसिड रेन की फॉर्म में अकर कर सकती है। दूसरी बात, जब पॉल्यूशन क्रिएट हो गया तो जो हम एयर को इनहेल करते हैं उनके साथ वो हो सकता है हार्मफुल गैसेज के पार्टिकल्स हमारी बॉडी के अंदर इनहेल कर जाएं और वो हमें सांस से रिलेटेड जो भी बीमारियां होती है उनका भी कोज बन सकती है। तो इसी अकॉर्डिंग देखिए, जब हम बर्न करते हैं पेट्रोल को तो उसके बाद क्या होता है, वो प्रोड्यूस करते हैं सल्फर डाइऑक्साइड और उसके अंदर, और वो प्रोड्यूस क्या करते हैं, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड भी प्रोड्यूस करते हैं। जब वो एयर के अंदर जाते हैं, एटमोस्फेयर में मिल जाते हैं, तो जब रेन आती है तो वो किसका कोज बन जाते हैं, एसिड रेन का कोज बन जाते हैं। ठीक है। दूसरी बात आती है, जब हम बर्न करते हैं वुड को, कोल को, तो उस टाइम पर वो कार्बन मोनोऑक्साइड और उस तरह के कार्बन पार्टिकल्स को प्रोड्यूस करते हैं और इस तरह की जो पार्टिकल्स है वो अस्थमा जैसी बीमारियों का भी कारण बन सकते हैं। तो ये कुछ हो गए हार्मफुल इफेक्ट्स किसके, बर्निंग ऑफ द फ्यूल्स के, जो अपने इन्वायरमेंट पर इफेक्ट डालते हैं। अगली बात आ जाती है, ये हम पढ़ चुके डिफरेंट लेयर्स क्या होती है। तो डिफरेंट लेयर्स के अंदर मेनली 3 लेयर्स होती है, एक तो इनर मोस्ट, एक आउटर मोस्ट और एक होती है सेंट्रल मोस्ट। तो अगर बात करें, क्वेश्चन आ जाए कि एक्सप्लेन करो डिफरेंट जोन्स ऑफ द फ्लेम, स्पॉट योर आंसर विद द डायग्राम। तो इसमें यहां पर इसके साथ यहां पर एम भी आएगा, डायग्राम। ठीक है। तो सबसे पहले देखिए, जो सबसे इनर मोस्ट जोन है ये वाली, यहां पर क्या होता है, लैक ऑफ ऑक्सीजन होती है, इसलिए यहां पर अगर लैक ऑफ ऑक्सीजन है तो कंप्लीट कंबशन भी नहीं होगा। ठीक है। दूसरी बात आती है मिडल जोन। जो मिडल जोन है ये क्या होती है, ब्राइट होती है और ये ल्यूमिनस होती है बाय द ग्लोइंग कार्बन पार्टिकल्स। जो पार्टिकल्स होते हैं वो कंप्लीटली बर्न नहीं होते। ठीक है। और ये क्या करते हैं, ग्लो करते हैं। और सबसे आउटर मोस्ट जो जोन आती है वो क्या आती है, ये सबसे होटेस्ट पार्ट होती है किसका, फ्लेम का। तो इससे हमें ये भी चीज क्लियर हो जाती है जो डिफरेंट जोन्स होती है फ्लेम की वो क्या होती है। उसके बाद और क्वेश्चंस क्या आ जाते हैं, देखो अब आग लगा कोई भी सकता, लेकिन कंट्रोल करना, बुझाना उसको हर किसी के बस की बात नहीं होती। तो इस केस में क्या होता है, जब ये बात हमें पता जनरली, जब कोई भी जनरली कागज के अंदर, कपड़े के अंदर आग लगी हो तो उसके ऊपर हम पानी डालकर उसको बुझा सकते हैं। तो वाटर भी क्या है, एक फायर एक्सटिंग्विशर की तरह ही काम करता है। दूसरी बात आती है, जब इलेक्ट्रिसिटी या शॉर्ट सर्किट के कारण कोई भी फायर कोज हो जाती है, उसको हम पानी के साथ नहीं बुझा सकते, क्योंकि ऐसा करेंगे तो उसके साथ क्या होगा, जैसे ही पानी उसके ऊपर गिरेगा, और पानी का हमें पता है वो क्या है, गुड कंडक्टर है किसका, इलेक्ट्रिसिटी का, तो वो और भी ज्यादा हैजार्ड कर सकता है। ठीक है। फिर आ जाती है बात किसकी, जो कार्बन डाइऑक्साइड जिसको हम फिल करते हैं फायर एक्सटिंग्विशर में, वो क्या होती है। तो इसमें देखिए, सबसे पहली बात, जो कार्बन डाइऑक्साइड जो फिल की जाती है वो किसके साथ, विद हाई प्रेशर फिल करते हैं उसको, विद हाई प्रेशर। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जब हाई प्रेशर के साथ फिल करेंगे तो उसका नेचर कैसा होगा, कूल्ड होगा। ठीक है। और दूसरी बात, जब उसको हम अलाउ करेंगे टू कम आउट फ्रॉम द फायर एक्सटिंग्विशर तो क्या होगा, वो हाई प्रेशर के साथ आएगी और जैसे ही वो उसके ऊपर फॉल करेगी ना, किसके ऊपर, फायर के ऊपर, तो क्या कर देगी, एक तरह से कनेक्शन काट देगी एयर का। तो जब कनेक्शन जो सप्लाई है, प्रॉपर सप्लाई नहीं होगी ऑक्सीजन की, तो हम फायर के ऊपर क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। तो इसी के अकॉर्डिंग अगर क्वेश्चन आ जाए कि हाउ ए फायर एक्सटिंग्विशर हेल्प्स इन पोरिंग दी फायर, तो उसके लिए हम क्या बता सकते हैं, जो फायर एक्सटिंग्विशर है उसका हम यूज करते हैं। और ये बात हमने नोट्स के अंदर मेंशन कर रखी है, जो हमने #1 और #2 वीडियोस थी उनके अंदर हमने इसको मेंशन किया हुआ है कि किस तरह से हम फायर एक्सटिंग्विशर की हेल्प से फायर को पोर आउट करते हैं, कंट्रोल करते हैं। और हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, देखिए आज आपका ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि आज जो हमारी मैम है दियारा फोगाट, वो आज 3 इयर्स ओल्ड हो गई हैं और उनका आज क्या है, बर्थडे है। तो आप सभी इनवाइटेड हैं, आप जरूर आइए और उसके साथ साथ अपनी विशेष भी जरूर भेजिए। तो विशेष के तौर पे हम एक काम और कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे जो मैम का जो इंस्टा अकाउंट है दियारा फोगाट, आप इसको ज्यादा से ज्यादा फॉलोअर्स को इंक्रीज करवा सकते हैं, इस तरह से अपनी विशेष को मैम तक पहुंचा सकते हैं। आई होप आप अपना आशीर्वाद जरूर देंगे, क्योंकि छोटे से बच्चे को या आशीर्वाद की तो सबको जरूरत होती है, लेकिन आप अपना प्यार बच्चे के प्रति फॉलोअर्स की हेल्प से भी बढ़ा सकते हैं। ठीक है। आई होप आप ऐसा ही करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, जो डिफाइन इग्निशन टेम्परेचर क्या होता है।
देखो हमें पता है जो भी कंबस्टेबल सब्सटेंस होते हैं उनका एक स्टैंडर्ड इग्निशन टेम्परेचर होता है। अब ये इग्निशन टेम्परेचर क्या होता है? ये वो मिनिमम टेम्परेचर है जिस पर क्या हो वो पार्टिकल, वो फ्यूल क्या करता है, फायर को कैच करता है। सो इग्निशन टेम्परेचर इज द लोएस्ट टेम्परेचर एट विच ए कंबस्टेबल सब्सटेंस कैचेस द फायर। तो ये बात हमें समझ में आ गई, ठीक है। आज ज्यादा वीडियो को ना बढ़ाएंगे, आज हम दियारा मैम का बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे तो उसके लिए प्रिपरेशन करेंगे। तो आज की वीडियो को हम, आज के सेशन को हम यहीं पर वाइंड अप करेंगे। आई होप आपको ये सारे टेक्स्ट बुक क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे कि किस तरह से अगर क्वेश्चन आ जाए तो हम उसको हाउ टू अटेम्प्ट सच काइंड ऑफ क्वेश्चंस। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ पार्टी करने के बाद। थैंक यू एंड हैव अ नाइस।